जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरवा। कुर्मियों का आदिवासी दर्जे के लिए आंदोलन और आदिवासियों का कुर्मियों के विरोध में आंदोलन पूरी तरह से प्रायोजित लग रहा है। इस आंदोलन में दोनों तरफ से आरएसएस के लोग लगे हुए हैं। संगठन तो नहीं है, लेकिन आरएसएस में प्रशिक्षण प्राप्त या आरएसएस से जुड़े लोग दोनों तरफ से लड़ा रहे हैं ताकि झारखंड में अशांति बने और उसका फ़ायदा कुछ नामदारी पार्टियां उठाए। आप देखते हैं कि कुर्मी रेल लाइन में ट्रेनों को रोककर अपनी मांग उठा रहे हैं कि उन्हें भी आदिवासी दर्जा दिया जाए। हम सभी आज के समय में पढ़े लिखे हैं, तो जो क्राइटेरिया संविधान में अनुसूचित जनजाति के लिए सूचीबद्ध होने के लिए तय किया गया है, उससे तो पूरा करना ज़रूरी है। वह क्राइटेरिया पिछले कुछ वीडियो में मैं लगातार बोल रहा हूँ, जिसमें आदिम विशिष्टता, भिन्न संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, संकोची स्वभाव और आर्थिक पिछड़ापन है। हाईकोर्ट में कुर्मी समुदाय डीएनए के आधार पर दावा कर रहा है कि वे आदिवासी हैं, जिस पर मैंने यह 2 वीडियो बनाए हैं जो डीएनए से संबंधित सच्चाई बताती है। आप जाकर ज़रूर देखिए। डीएनए के संबंध में जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको समझनी चाहिए, वह तो पहले ढंग से समझ लिया जाए। पहला तो यह कि डीएनए से किसी भी समुदाय की उम्र नहीं निकाली जा सकती, इस तरह से कि ये समुदाय 65,000 साल पुराना है और अभी तक सिर्फ कुर्मियों का डीएनए सैंपलिंग नहीं हुआ है, समूह में हुआ है और उसी से कुछ चीज़ें निकाली गई है, अनुमानित की गई है। तो उम्र पहले तो नहीं निकलती है। तो ये दावा कि कुर्मियों का डीएनए 65,000 साल पुराना, यह भ्रामक है और मनगढ़ंत है। डीएनए किसी समुदाय के इतिहास को सिर्फ बताता है कि वह समुदाय किन क्षेत्रों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचा है, उनके प्रवास की गतिविधि को ट्रेस करता है। दूसरा, डीएनए सैंपलिंग से किसी भी व्यक्ति का जाति तय नहीं हो रहा है। भारत का संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो डीएनए के सैंपलिंग के आधार पर यह तय करे कि वह व्यक्ति जनजाति है। तो जानबूझकर यह माहौल झारखंड में खड़ा किया जा रहा है ताकि झारखंड में शांति व्यवस्था भंग हो। जब पता है कि ऊपर लिखे 5 क्राइटेरिया को पूर्ण करने के बाद ही जनजाति का दर्जा मिल सकता है, तो कुर्मियों का ध्यान उन 5 गुणों को साबित करने में लगना चाहिए, ना कि ट्रेन के लाइनों में बैठकर हल्ला करना चाहिए। मांग अपनी जगह पर है, वे लोग अपने तरीके से मांग कर सकते हैं, लेकिन जो भी व्यवस्था संविधान में जनजाति को सूचीबद्ध करने के लिए बनाया है, वह तो सिर्फ कुर्मियों के लिए बदल नहीं सकता। यह बातें कुर्मी के नेता भी अपने समाज के लोगों को नहीं बता रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप देख रहे होंगे कि कुर्मी लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए, और दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय कुर्मियों की ओर मुंह करके उनके विरोध में खड़े हैं। और इधर से भी आरएसएस से जुड़े लोग ही कुर्मियों के विरोध आदिवासियों को भड़का रहे हैं। आप देखिए, दोनों एक दूसरे से कहीं टच करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कुर्मी कहीं और दिशा में मुंह करके मांग कर रहा है, तो आदिवासी कुर्मियों की तरफ मुंह करके उसका विरोध कर रहा है। दोनों आमने सामने हैं ही नहीं। तो इस तरह से कुर्मी आंदोलन का विस्तार किया जा रहा है ताकि झारखंड में आदिवासी मूलवासियों की एकता भंग हो। कई बार मुझे लगता है कि कुर्मियों की जो अपनी मांग है, वे भी गलत तरीके से मांग रहे हैं, क्योंकि आदिम विशिष्टता उनमें है कि नहीं, यह साबित करने में उन्हें जोर देना चाहिए था। उनकी संस्कृति हिंदुओं से अलग है, यह साबित करने में लगाना चाहिए था। वे भौगोलिक रूप से पृथक जगहों में वास करते हैं जिसमें दूसरे समुदाय के लोग नहीं रहते हैं, यह साबित करने में लगाना चाहिए। उन्हें यह साबित करना चाहिए कि मुख्य धारा के समाज के साथ उनका व्यवहार संकोची है, वे लोग ज़्यादा मिलनसार नहीं हैं। और उन्हें यह साबित करना चाहिए कि वे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यदि वह यह सब साबित कर सकते हैं तो उनका रास्ता आसान हो जाएगा, ना कि रेल लाइन में बैठकर ट्रेनों को रोकने से मांग पूरी होगी। हम सभी को पता है कि ट्रेन रोकने से संविधान का अनुच्छेद 342 नहीं बदल सकता, जिसके तहत ऊपर की जो क्राइटेरिया मैंने बताई उसे पूर्ण करना जरूरी है। पूरे देश में अभी तक उन्हीं मानदंडों के आधार पर किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, और उन्हीं मानदंडों के आधार पर मेतेई को भी राज्य सरकार में भी और केंद्र सरकार में भी भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी जनजाति का दर्जा नहीं दिया जा सका। मैंने कई वीडियो में यह उदाहरण दिया था
कि नमक यदि अपना गुण छोड़ दे तो उसे थाली में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वह तो बालू हो चुका है। उसी तरह कुर्मियों ने भी अपना गुण छोड़ दिया है। वैसे में जनजाति के रूप में उन्हें मान्यता मिलना मुमकिन ही नहीं है। तो कुर्मी लोग को भी समझना चाहिए कि उनकी मांग क्या करने से मिल सकती है, और आदिवासियों को भी समझना चाहिए कि कुर्मी लोग जो दावा कर रहे हैं उनका उनके पास क्या जवाब है। जैसे मैंने बताया कि डीएनए के संबंध में उनका दावा 65,000 साल पहले का है, जबकि डीएनए से उम्र नहीं निकाली जा सकती। 65,000 साल पहले का डीएनए का दावा भ्रामक और मनगढ़ंत है। दूसरी तरफ कुर्मी लोग दावा कर रहे थे 1913 और 1931 का नोटिफिकेशन का, तो वह तो किसी संविधान या कानून के तहत नोटिफिकेशन है ही नहीं। वह तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का हिस्सा है। वह कब से हम सबका नोटिफिकेशन हो गया, जबकि 1950 का शेड्यूल एरिया ऑर्डर 1950 तो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत नोटिफाई किया गया है। तो आज़ाद भारत में जो भी आदिवासी बनेंगे या आप बने हुए हैं, वे सभी इसी अनुच्छेद के तहत अधिसूचित किए गए हैं, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन आने के लिए शर्तें हैं वही 5, ना कि जेनेटिकल एनालिसिस और ना ही 1913 या 1931 का नोटिफिकेशन। तो जिस आंदोलन में दोनों समुदायों को लड़ाने की कोशिश हो रही है, वह आपको समझ में आ रहा है या नहीं उसका तो पता नहीं, लेकिन दोनों तरफ से प्रशिक्षित लोग समुदाय को भड़का रहे हैं ताकि शांति व्यवस्था भंग हो। आप देख रहे हैं कि मेजॉरिटी में जो कुर्मी नेता हैं कोई भी आदिवासियों के विरोध में नहीं बोल रहे हैं, जबकि आदिवासी लोग खुलकर कुर्मियों के विरोध में हल्ला कर रहे हैं। इस चीज़ को भी आप समझिए, यानी लोग लड़ना नहीं चाहते लेकिन लड़ने के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं। जिस तरह की भाषा आंदोलन में लगे हुए लोग बोल रहे हैं वह बहुत ही छिछली भाषा है। ऐसी भाषा जब कोई बोल रहा है तो आप समझ जाइए उसके पास जानकारी का अभाव है, क्योंकि चिल्लाते वही लोग हैं जिनके पास ज्ञान की कमी होती है। हम सबको पता है कि हल्ला करने से या विवादास्पद बयान देने से किसी का तर्क मजबूत नहीं होता है। तर्क तो मजबूत होता है तथ्यों से। आप तथ्यों के पीछे भागिए, तर्क आपके पीछे आएगा। आदिवासी समुदाय के लिए इस समय ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ कुर्मी समुदाय आदिवासी होने का दावा कर रहे हैं वहाँ पर अपने तरफ से आदिवासी समुदाय पक्षों को रखे। जैसे हाई कोर्ट में डीएनए की उम्र के हिसाब से कुर्मियों ने दावा किया है, तो आदिवासियों को चाहिए कि डीएनए क्या किसी व्यक्ति की उम्र तय करने के लिए इस्तेमाल होता है? साइंटिफिकली उसका उत्तर है नहीं। तो जो दावा कुर्मी समुदाय 65,000 साल का कर रही है वह तो यहीं पर धराशायी हो गया। उसी तरह कुछ और दावे वे लोग कर रहे हैं जो कि पीयर रिव्यूड डॉक्यूमेंट के आधार पर मान्यता नहीं है। तो जिस दस्तावेज के आधार पर वे लोग हल्ला कर रहे हैं उसका पीयर रिव्यूड डॉक्यूमेंट नहीं होने का बात आदिवासी समुदाय को उस जगह पर रखना चाहिए। जब भी कोई एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट बनाई जाएगी वह तो टीआरआई जैसी संस्था ही बनाएगी। तो आदिवासी समुदाय को टीआरआई से जानकारी लेना चाहिए कि क्या हालिया दिनों में फिर से कुर्मियों के बारे में एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार से आया है। यदि आया है तो उसका पीछा करना चाहिए कि वो गलत रिपोर्ट तो नहीं बना रहे हैं। फिर उसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय में भी अपनी बात पहुंचानी चाहिए कि यदि कुर्मी को आदिवासी बनाया जाता है तो झारखंड का सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, क्योंकि कुर्मी और आदिवासियों के बीच ऊंच नीच का भेदभाव तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट दिखता है। वही आपत्ति अनुसूचित जनजाति आयोग में भी हमें देना चाहिए, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास भी देनी चाहिए। यदि यह सब काम ना करके हम सिर्फ सड़कों पर हल्ला करेंगे तो पता चला कि धीरे से कुर्मी लोग जनजाति की सूची में इन सब संस्थाओं के माध्यम से घुस गए और हम हल्ला करते रह गए। तो जो लोग राजनीतिक रूप से सिर्फ आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं वे लोग यह सब प्रक्रिया आपको नहीं बताएंगे। वे लोग तो चाहते हैं कि इस तरह का माहौल बनाया रखा जाए ताकि उसमें से वे लोग अपने फ़ायदे की चीज़ें समय समय पर इस्तेमाल कर सकें। आदिवासी और कुर्मियों के लिए यह चिंतन का समय है। कुर्मियों को ओबीसी की सूची में जो 27% का आरक्षण मिला हुआ है उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे होगा उस पर मंथन करना चाहिए। राज्य में जो भी वैकेंसी निकल रही है उस पर आदिवासी और मूलवासियों का अधिकतम दावा कैसे लिया जा सकता है उस पर रणनीति बननी चाहिए। झारखंड के जल, जंगल और ज़मीन तथा खनन से संबंधित उद्योगों में आदिवासी और मूलवासियों का धंधा कैसे चल सकता है उस पर मंथन करना चाहिए। आप तो इधर विरोध करने में लगे हुए हैं और इधर ज़मीन अडानी को दे दिया गया है। कॉरपोरेट के कारण भी आपको इन सब आंदोलनों में झोंका जाता है ताकि आपका ध्यान उन कॉरपोरेट को दिए जा रहे एग्रीमेंट की तरफ ना जाए।
आप बहुत खुश होकर आंदोलन में शरीक होते हैं, लेकिन अंत में क्या हासिल होता है? आप इसका विश्लेषण करेंगे तो अपने समुदाय के लिए नुकसान के सिवा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो भी सुविधा आपको जाति के रूप में अभी मिला हुआ है उसका भी तो फ़ायदा आप नहीं ले पा रहे हैं। आदिवासी के लिए देश में 7.5% आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन अभी तक जो राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े आते हैं उसमें तो सिर्फ 3.5% ही आरक्षित सीटों पर आदिवासी लोग अभी तक भरे हैं या चयनित हुए हैं, बाकी तो खाली ही हैं। और देश में जितने भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उन सभी को तो कॉरपोरेट लोगों को बेच दी जा रही है। लेटरल एंट्री से देश के जो बड़े पद हैं वो प्रोफेशनल लोगों को दी जा रही है। 90 से 95 IAS स्तर के सेक्रेटरी भारत को चलाते हैं, उसमें से सिर्फ एक सेक्रेटरी अनुसूचित जनजाति का है। आप समझ लीजिए 7.5% का मतलब कम से कम 6 IAS ऑफिसर तो भारत सरकार के सेक्रेटरी के पद पर होने चाहिए थे, लेकिन आपका ध्यान इधर ना आए, इसीलिए आपको सड़कों पर आंदोलन के लिए उकसाया जाता है और आप उसमें चले जाते हैं। तो मेरा यह कहना है कि इन साजिशों को समय रहते यदि हम नहीं समझेंगे तो झारखंड का हालात मणिपुर जैसा भी हो सकता है। हाँ, शुरुआत छत्तीसगढ़ जैसे पहले बनेगा, फिर मध्य प्रदेश जैसे बनेगा और उसके बाद मणिपुर बनेगा। तो आप भी इन बातों को समझते रहिए और समझाते रहिए। सबों को धन्यवाद। जोहार।